हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहाँ पर हम 4 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ ये है कि डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी यूज लिस्टिंग ग्रांट कर दी है कोवैक्सिन को। तो द डब्ल्यूएचओ ऑन वेंसडे ग्रांटेड इमरजेंसी यूज लिस्टिंग फॉर कोवैक्सिन। अब कोवैक्सिन को किसने बनाया है? तो आईसीएमआर और हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक फर्म ने बनाया है। ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है। जो कोविशील्ड थी वो भी इंडिजिनियसली डेवलप्ड थी, लेकिन उसका जो फॉर्मूला था वो तो एस्ट्राजेनेका ने बनाया था। लेकिन ये जो कोवैक्सीन है ये पूरी तरीके से इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। इससे पहले लगभग 38 कंट्रीज़ ने बाईलेटरली यहाँ पर कोवैक्सीन को रिकॉग्नाइज कर रखा था, जिससे जिन्होंने भी कोवैक्सीन लगवाई थी वो आसानी से ट्रैवल कर सकते थे इन 38 कंट्रीज़ में। लेकिन अब जब डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग दे दी है तो बेसिकली यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ अब यहाँ पर कोवैक्सीन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जिसकी वजह से जो ट्रैवल होगा वो और आसान हो जाएगा जिन्होंने कोवैक्सीन की डोज ली है। नेक्स्ट ये है कि हमने 1 बिलियन मार्क तो यहाँ पर अचीव कर लिया है वैक्सीन में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अनइवननेस पेस देखा गया है वैक्सीन डिलीवरेंस का, जिसकी वजह से वहाँ पर 50% फर्स्ट डोज कवरेज भी नहीं हो पाई है। तो ये कोशिश करनी है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल सके। पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी लगभग 5 रुपये से कट की गई है और डीजल की लगभग 10 रुपये से कट की गई है। आगे चलते हैं। अब आपको पेगासस स्पाईवेयर के बारे में तो पता है कि उसको इजरायली फर्म एनएसओ ने बनाया था, और ऐसे एलिगेशंस इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी लगे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने एनएसओ से ये स्पाईवेयर खरीदा था और अपने ही सिटीजन्स के ऊपर अनऑथोराइज सर्वेलेंस कराया था। उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है इसको चेक करने के लिए कि एलिगेशंस कितने ज़्यादा ट्रू हैं, और उस कमेटी को ओवरसी कर रहे हैं जस्टिस रविंद्रन। अब इसी पेगासस स्पाईवेयर का यूएसए में भी यूज़ हुआ था। तो इजराइल्स एनएसओ ग्रुप एट द सेंटर ऑफ अ स्टॉर्म एवर सिंस अ ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड that its Pegasus spyware was allegedly used to target journalists, human rights activists, opposition leaders across the world। तो यहाँ पर यूएसए ने अब इसको एंटिटी लिस्ट में डाल दिया है और ब्लैक लिस्ट कर दिया है इस एनएसओ फॉर्म को। इसके अलावा एक और कंपनी को यहाँ पर किया गया है। तो द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन अ स्टेटमेंट सेट द एनएसओ ग्रुप एंड कैनजीरो अनदर इजरायली कंपनी वर एडेड टू द एंटिटी लिस्ट बेस्ड ऑन एविडेंस। कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फॉरेन गवर्नमेंट्स को अपना ये पेगासस स्पाईवेयर दिया था ताकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स है वो स्पाई कर सके अपने ही सिटीजन्स के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर, बिजनेस पीपल के ऊपर। इसके अलावा दो और कंपनीज को यहाँ पर लिस्ट में डाला गया है। तो वो है द स्टेटमेंट सेट पॉजिटिव टेक्नोलॉजीज जो कि रशिया की है, इसके अलावा कंप्यूटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव कंसल्टेंसी पीटी लिमिटेड जो कि सिंगापुर की है। तो इन सबको यहाँ पर लिस्ट में डाल दिया गया, इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। आगे हम चलते हैं। तो इंडिया ने अपना पंचामृत के यहाँ पर इनिशिएटिव्स बता दिए। उसके बाद कल 2 प्लेजेस साइन हुए, एक डिफॉरेस्टेशन के ऊपर और दूसरी मीथेन एमिशंस के ऊपर। इससे पहले जब पेंडेमिक था तो उस समय यहाँ पर ज़्यादा व्हीकुलर एमिशंस नहीं हो रहे थे, इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही थी, उसकी वजह से CO2 एमिशन कम हुआ था। लेकिन वापस से यही डर है कि CO2 एमिशंस इस साल बढ़ जाएगा, क्योंकि अब लॉकडाउन तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इकॉनमी रिवाइव कर रही है। तो द पैंडेमिक इंड्यूस्ड डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस वाज ओवर एंड दैट CO2 एमिशंस दिस ईयर वर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू प्री पैंडेमिक लेवल्स। तो वापस से जो CO2 एमिशंस है वो प्री पैंडेमिक लेवल के ऊपर पहुंच सकते हैं, और इस साल जो एमिशन है वो 4.9% राइज करेंगे एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। आगे चलते हैं। अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, अगर हम वैसे ही एमिट करते रहे तो अगले 11 साल में ही जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जैसे पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया था, हम कोशिश करेंगे कि 2100 तक यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री तक लिमिट किया जा सके एज़ कम्पेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम एमिट कर रहे हैं, तो अगले 11 साल में ही जो टेम्परेचर वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। एंड 2 डिग्री सेल्सियस राइज वुड बी ओनली 32 ईयर्स अवे। और जो 2 डिग्री का हमने एकदम लास्ट बेंचमार्क रखा है कि 2 डिग्री तक तो कोशिश करेंगे कि 2 डिग्री तक तो रहे ही रहे, तो वो भी 32 सालों में पहुंच जाएगा। इसके अलावा नेट जीरो की बात की गई है। अगर हम चाहते हैं कि हम नेट जीरो अचीव कर लें 2050 तक, तो जितना रिडक्शन पिछले साल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में उतना ही रहना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर 2050 तक जो दुनिया है वो नेट कार्बन न्यूट्रल होना चाहती है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब जैसे अमेज़ॉन है, वैसे ही जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो अपना एक दिल्ली बाज़ार ऑनलाइन पोर्टल बना रही है। तो द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑनलाइन पोर्टल कॉल्ड दिल्ली बाज़ार टू क्रिएट एन ऑनलाइन आइडेंटिटी फॉर ऑल ट्रेडर्स। तो बेसिकली दिल्ली में जो भी ट्रेडर्स है वो उस पर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स वहाँ से जाके कोई भी खरीद सकता है। आगे चलते हैं। अब साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों को साइबर क्राइम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो वंस एवरी मंथ स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6th एंड अबव इन स्कूल्स इन दिल्ली, तो यहाँ पर जो दिल्ली में क्लास 6 के ऊपर के बच्चे हैं उनको साइबर वॉरियर्स बनाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, इंडियन साइबर
क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसमें हर वेंसडे को हर मंथ के पहले वेंसडे को सेलिब्रेट किया जाता है साइबर जागरूकता दिवस। और यहाँ पर बच्चों को इस क्लास में सिखाया जाता है कि कैसे एटीएम स्कैम्स होते हैं, आपको कैसे फेक न्यूज़ को यहाँ पर स्पॉट करना है, सोशल मीडिया पे जो फेक ऐप्स हैं उनको कैसे स्पॉट करना है। तो बच्चों को पहले से यहाँ पर अवेयर किया जा रहा है कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं और उनसे आप कैसे डील कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों को बहुत पहले से सिखाया जाना चाहिए कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो वल्नरेबल ना हो ऐसे क्राइम्स के चलते। अब प्रॉब्लम ये है कि स्कूल के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। अब स्कूल जैसे यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की बात कर लो, तो यहाँ पर एक तो बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके बाद हैप्पीनेस क्लासेस एंड देशभक्ति क्लासेस एंड मिशन बुनियाद है। तो ऐसे में और ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करना, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनकी और भी कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन में देखने के लिए कि वैक्सीनेशन कैसा चल रहा है। इसके अलावा BLO ड्यूटी लगा दी जाती है, इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के चलते यहाँ पर रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है स्कूल को, ताकि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर हर चीज़ का फ़ायदा मिल सके। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। उत्तराखंड में एक देवस्थानम बोर्ड बना दिया गया था। तो एक देवस्थानम बोर्ड एक्ट के बाद देवस्थानम बोर्ड बना दिया गया था, जिसके चलते जो टेम्पल्स को यहाँ पर गवर्न करने की पावर है वो उस बोर्ड के पास आ जाती है। तो दे क्लेम द बोर्ड, अब प्रीस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है जो बोर्ड है उनकी वजह से जो ट्रेडिशनल राइट्स एसोसिएटेड थे टेम्पल के प्रीस्ट के पास वो खत्म हो गए और सारे राइट्स यहाँ पर बोर्ड की गवर्नेंस के पास चले गए। तो प्रीस्ट ऑफ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री धाम आर अपोजिंग द देवस्थानम बोर्ड एक्ट इनैक्टेड ड्यूरिंग राउत टेन्योर, इससे पहले जो वहाँ के CM थे। तो अंडर द लॉ 51 टेम्पल्स एसोसिएटेड विद द 4 श्राइन्स आर गवर्नड बाय द देवस्थानम बोर्ड। तो उनका ये कहना है जो प्रीस्ट जो ट्रेडिशनली एसोसिएटेड थे टेम्पल से, तो उनकी पावर्स यहाँ पर ले ली गई हैं और यहाँ पर सारी पावर देवस्थानम बोर्ड को दे दी गई हैं। अब ये जो अन्नपूर्णा आइडल है ये स्मगल होकर कनाडा चला गया था, लेकिन अभी वापस आ रहा है। तो एन एंशिएंट आइडल ऑफ गॉडेस अन्नपूर्णा ब्रॉट बैक टू इंडिया आफ्टर ओवर अ सेंचुरी फ्रॉम कनाडा, और इसको यहाँ पर अब रखा जाएगा काशी के विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी। तो 5 दिन की शोभा यात्रा होगी जहाँ से दिल्ली से यहाँ पर इसको लेकर जाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर इसको स्मगल करके ले गए थे ब्रिटिशर्स। तो ये गॉडेस ऑफ फूड होती है अन्नपूर्णा, तो नाम से ही समझ आ रहा है अन्नपूर्णा इज़ द गॉडेस ऑफ फूड। द 18th सेंचुरी आइडल कार्व्ड इन द बनारस स्टाइल, तो ये जो है बनारस स्टाइल में कार्व्ड है और ये कनाडा में रखा हुआ था, अभी वापस आ रहा है हमारे पास। ये हमें पता है मीथेन प्रॉमिस में इंडिया ने साइन नहीं किया, तो इसके बारे में पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बाकी यहाँ पर एक एक्टर की डेथ हो गई थी, कन्नड़ के एक्टर की, पुनीत राजकुमार। तो उसके बारे में फिर टीवी स्टूडियो में डिबेट चल रही थी कि जो इंडियंस है वो ज़्यादा क्यों प्रोन है हार्ट अटैक के। तो ये सब हम नहीं पढ़ने वाले हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे मनरेगा के बारे में। तो सिंस 2005 व्हेन द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो जब 2005 में मनरेगा आया था तो बेसिकली एक लोगों को राइट प्रोवाइड करता था, एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, उनको लाइवलीहुड के यहाँ पर वेज प्रोवाइड करता था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, अब मनरेगा बात क्या करता है, मनरेगा ये बात करता है कि यहाँ पर 100 डेज ऑफ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी रूरल हाउस होल्ड को। तो ये इंपॉर्टेंट है, रूरल हाउस होल्ड को, ये अर्बन के लिए स्कीम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस साल जो मनरेगा का बजट है वो लगभग 34% से कट कर दिया गया, और ऑफिशियल डेटा ये शो कर रहे हैं कि जो 90% यहाँ पर एलोकेट हुए थे फंड्स, वो 90% पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। अब फंड्स ख़त्म होने का एक और कारण ये है कि 73,000 करोड़ जो एलोकेट हुए, तो उसमें से जो 17,000 करोड़ थे वो तो पिछले साल के वेजेस यहाँ पर देने में चले गए। तो 17,000 करोड़ पिछले साल के वेजेस देने में चले गए, जिसकी वजह से जो फंड्स है उनकी और कमी हो गई। अब यहाँ पर मनरेगा में एक प्रोविज़न ये भी है कि 15 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर वेजेस मिलने चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिस में देखा जाए तो वेजेस जो हैं वो एक साल तक डिले हो जाते हैं। प्रॉब्लम यही है कि हर साल इनएडिक्वेट एलोकेशंस होता है, फिर कमी हो जाती है फंड्स की, जिसकी वजह से वेजेस नहीं मिल पाते हैं। और यहाँ पर अगर लोगों को वेजेस नहीं मिल पाते हैं तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि फिर जो यहाँ पर वर्कर्स उनको ये लगता है कि मैं यहाँ पर काम भी करूँगा और मुझे वेजेस भी 1 साल बाद मिलेंगे, इससे अच्छा जहाँ पर कम वेजेस मिल रहा है मैं वहीं जाकर काम कर लेता हूँ। तो इसकी वजह से डिमांड भी सप्रेस होती है। और ये भी देखा गया है जो अदर कैटेगरी में यहाँ पर वर्कर्स होते हैं उनको वेजेस मिलने में और ज़्यादा डिले होता है। जो SC ST वाले वर्कर्स हैं उनको थोड़े जल्दी मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। आगे हम चलते हैं। अब द उर्दू इन अस, बेसिकली इसमें ऑथर ने ये बोला है कि आप किसी एक लैंग्वेज को किसी रिलीजन से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो इंटैंगल होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फैब इंडिया का ऐड था जिसमें जश्न वर्ड का यूज़ कर दिया गया था, और हिंदूज़ का ये कहना था ये जो जश्न वर्ड है ये उर्दू वर्ड है और आप दिवाली जैसे फेस्टिवल में जश्न वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑथर ने इस आर्टिकल में यही बताया जो कन्नड़ लैंग्वेज है उसमें लगभग 4,000 वर्ड्स हैं, वो पर्शियन ओरिजिन के हैं। तो आप यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज को किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं बता सकते कि हिंदूज़ की लैंग्वेज है या मुस्लिम्स की लैंग्वेज है। तो द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 300 हिंदू कास्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाम दिए गए हैं कि
लैंग्वेज नीड्स नो रिलीजन, तो लैंग्वेज का कोई भी रिलीजन नहीं होता, लेकिन हर रिलीजन की एक लैंग्वेज होती है, और वो भी एक लैंग्वेज नहीं होती, वो कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंडियन ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुरान का ट्रांसलेशन सिंधी में किया गया था। इसके अलावा जो हिंदू टेक्स्ट है उनको भी पर्शियन उर्दू में ट्रांसलेट किया गया था। तो यहाँ पर किसी भी एक रिलीजन की एक लैंग्वेज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल जो मोहम्मद तुगलक थे तो मुस्लिम राजा, लेकिन उसके बाद भी वो संस्कृत के बहुत कीन स्टूडेंट थे। इसके अलावा जो फिरोज तुगलक थे वॉज द फर्स्ट टू कमीशन ट्रांसलेशन ऑफ, उन्होंने यहाँ पर वेदास और पुराणास का यहाँ पर ट्रांसलेशन कराया था पर्शियन में। इसके अलावा जो कल्हान की राज तरंगिणी है उसको पर्शियन में ट्रांसलेट कराया गया था, महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट कराया गया था। जब अकबर का टाइम था उस समय वैदिक लिटरेचर का गोल्डन पीरियड था, क्योंकि अकबर ने असाइन किया था मुल्ला अब्दुल कादर बदायूनी को कि आपको अथर्ववेद, रामायण और सिंहासन बतीसी को यहाँ पर ट्रांसलेट करना है। फिर अकबर ने पेश किया वेद दारा शिकोह को, जिन्होंने यहाँ पर भगवद गीता और 52 उपनिषद को ट्रांसलेट किया, जिसकी वजह से जो भगवद गीता और उपनिषद की जो यहाँ पर टीचिंग्स हैं वो वेस्ट तक जा पाई। तो इंडियन कल्चरल लैंग्वेजेस आर सो लिंक्ड दैट डिसइंटेंगलिंग दैम इज इम्पॉसिबल फॉर अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो इंडियन कल्चर और लैंग्वेजेस है वो बहुत ऐसी तरीके से लिंक है कि आप उनको सिलॉज में देख ही नहीं सकते। मोर देन 10,000 cities and villages have Urdu names. Several Hindu and Sikh community names are derived from Urdu. तो even the most respected and revered poet, यहाँ तक कि जो तुलसीदास अपनी पोइट्री में भी यहाँ पर उर्दू वर्ड्स का यूज़ करते थे। तो ये सब बताया गया कि आपको लैंग्वेज को कभी भी सिलॉस में देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ग्लासगो में इंडिया ने अपना पंचामृत का टारगेट देकर आए हैं। अब हम इनको अचीव कैसे कर सकते हैं इन टारगेट को, और हमें टारगेट देना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो बियॉन्ड द इकोनॉमिक इम्पेरेटिव इंडिया शेयर वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज में हैव प्लेड अ पार्ट। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड में यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होती हैं, केरला में लगातार फ्लड्स आ रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज से हम भी दूर नहीं है, हमारे ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ड्रॉट, हीट स्ट्रेस, फ्लडिंग, और ये आने वाले डेकेड्स में और ज़्यादा बढ़ने ही वाली हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ने ही वाली है। मोर देन 4 in 5 इंडियंस लिव इन अ क्लाइमेट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स। तो 5 में से 4 ऐसे इंडियन लोग हैं जो कि क्लाइमेट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, और ये रिपोर्ट रिलीज़ की है काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर ने। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है अप टू 200 मिलियन इंडियंस could experience lethal heat at least once a year by 2030। तो 2030 तक लगभग हर साल जो हर इंडियन है वो 200 मिलियंस इंडियन है जो एक ना एक बार तो यहाँ पर लीथल हीट यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे ही करेंगे एक साल में। तो अब इसको कैसे डील किया जा सकता है? इससे जो भी हमने यहाँ पर पंचामृत में टारगेट्स दिए हैं उसके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं? पहला ये, इंडिया को एमिशन कम करने के साथ साथ क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए भी काम करना है। तो फर्स्ट, इंडिया मस्ट कंबाइन एमिशंस रिडक्शंस विद क्लाइमेट एडेप्टेशन। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल जस्टिस है वो लोगों के लिए भी होगी और नेचर के लिए भी होगी। तो यहाँ पर हमें क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए भी काम करना है। इसके अलावा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रखनी है, क्योंकि जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना है वो आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाले हैं। दूसरी बात ये, जो अनफेटर्ड डेवलपमेंट होता है उसकी वजह से क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर हमें डेवलपमेंट करना भी तो बहुत प्लान डेवलपमेंट करना है और इको सेंसिटिव एरियाज़ में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करना है। तो इंडिया मस्ट रिवर्स द ट्रेंड ऑफ डाइल्यूटिंग इन्वायरमेंटल लॉस। तो जो हम इन्वायरमेंटल लॉस को यहाँ पर डाइल्यूट करते हैं वो हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमें यहाँ पर इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर नेचर पर डिपेंडेंट हैं उनको उनके पास जो भी नॉलेज है वो हमें यूज़ करनी है अगर हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा हमें अपना रेगुलेटरी और इन्फोर्समेंट कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट ये बताया गया है, जो कॉर्पोरेट इंडिया है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से डील करना है। फॉर एग्जांपल जो एमएसएमईज है उनको भी हमें एक्सेलरेट करना है कि वो भी अब डीकार्बोनाइजेशन की ट्रेजेक्टरी की तरफ मूव हो। सिर्फ बिग बिजनेसेस को यहाँ पर डीकार्बोनाइजेशन की तरफ मूव नहीं होता है, बल्कि एमएसएमईज को भी यहाँ पर डीकार्बोनाइजेशन की तरफ मूव होना है। एवरी सेक्टर हैज़ अ क्रूशियल पार्ट टू प्ले। तो यहाँ पर हर सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हमें यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से डील करना। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, स्टील। तीसरी बात ये, जो डीकार्बोनाइजेशन और डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन करना है। डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन का मतलब ये है स्टेट की कैपेसिटी को बिल्ड करना है और हमें यहाँ पर प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी है, रिएक्टिव अप्रोच नहीं कि यहाँ पर पहले साइक्लोन आ गया उसके बाद हम देख रहे हैं हमें क्या करना है। नहीं, साइक्लोन आने से पहले हमें प्रिपेयर रहना है कि हमें क्या करना है। तो बिल्डिंग स्टेट कैपेसिटी कैन हेल्प द कंट्री मूव फ्रॉम रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग टू प्रोएक्टिव प्लानिंग। अब यहाँ पर जब केरला में फ्लड्स आ गई उसके बाद सोचा जाता है क्या करना है, नहीं, उससे पहले आप सोच कर रखो कि फ्लड आएगी तो हमें कैसे प्रिपेयर रहना है। इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं तो हम ये नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर यूएसए ने बच्चों को वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया, तो यूएस बिगिंस वैक्सीनेटिंग, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम चलते हैं। अब जो नेपाल है उसको अलाउ कर दिया गया है कि वो इंडिया की एनर्जी एक्सचेंज मार्केट में अपनी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को बेच सकता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम नेपाल विल सेल इट्स सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया एट अ कॉम्पिटिटिव रेट आफ्टर न्यू दिल्ली अलाउड द नेबरिंग कंट्रीज टू ट्रेड इट्स पावर इन द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आगे चलते हैं। पुतिन सेज नेवी टू गेट जिरकॉन मिसाइल्स। तो यहाँ पे जो जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है तो वो रशिया की है। तो टेस्ट ऑफ रशिया जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स आर नियरिंग कंप्लीशन।
तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ पे रशिया के पास भी आने वाली है। अब यूनिसेफ है, यूनिसेफ का ये कहना है कि हम अफगान टीचर्स को डायरेक्टली फ़ंड करेंगे और यहाँ पर जो भी फंड्स होंगे वो तालिबान अथॉरिटीज़ से होकर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर यहाँ पर तालिबान अथॉरिटीज़ के हाथों में फ़ंड चले जाएँ तो हो सकता है वो अफगान टीचर्स को दे भी ना। तो द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजेंसी सेड इट वॉज प्लानिंग टू सेट अप अ सिस्टम टू डायरेक्टली फंड अफगान टीचर्स आफ्टर द इंटरनेशनल कम्युनिटी प्लेस्ड अ फ्रीज ऑन फंडिंग टू द तालिबान लेड एडमिनिस्ट्रेशन। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे त्रिपुरा में एक स्कीम थी, तो बेसिकली लेफ्ट फ्रंट रिजीम जब थी तो फॉर्मर एमएलएस को ये बोला गया था कि उनको 17,250 रुपये पेंशन दी जाएगी और जो भी उनके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर उसके बाद 2018 में ये जो पेंशन अमाउंट उसको डबल कर दिया गया और बेनिफिट सेम रहने वाले थे, लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम पीरियड था वो ये बोल दिया गया कि 4 साल आपको यहाँ पर सर्व करना होगा। तो हाउएवर द मिनिमम पीरियड फॉर अवेलिंग दीज बेनिफिट्स ऑफ 4 years आउट ऑफ द 5 year टर्म। उसके बाद यहाँ पर बाद में ये बोल दिया गया कि कितने भी पीरियड में होगा, 4 नहीं कितने भी, 1 साल, 2 साल, 3 साल। लेकिन अब कैबिनेट ने ये डिसीजन बदल के ये बोल दिया गया है कि अगर आपको इस पेंशन स्कीम का फ़ायदा उठाना है तो यहाँ पर मिनिमम टर्म आपको 5 साल तो सर्व करना ही करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, हमने देख लिया कि पेंशन स्कीम यहाँ पर बेसिकली अपने पॉलिटिकल क्लाउड के लिए ऐसा किया जा रहा था कि यहाँ पर जो त्रिपुरा के एक बीजेपी एमएलए थे उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली थी, तो उनको पेंशन का बेनिफिट ना मिल पाए, उसकी वजह से उन्होंने ऐसा बोला है। तो ऑल द करंट एंड फ्यूचर मेंबर्स ऑफ द असेंबली नीड टू कंप्लीट एटलीस्ट 1 टर्म टू रिसीव ऑल द बेनिफिट्स फॉर लेजिस्लेचर्स। आगे चलता हूँ। अब यहाँ पर 1 सन 1 वर्ड 1 ग्रिड आपको पता है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव है। तो इसमें कोशिश की जाएगी कि एक ट्रांसनेशनल ग्रिड बना दी जाए, जिससे जहाँ पर ज़्यादा सोलर पावर है तो वहाँ से उस रीजन में ट्रांसफ़र कर दी जाए जहाँ पर सोलर पावर की कमी हो रही है, क्योंकि जो सन है वो किसी न किसी पार्ट में तो शाइन कर ही रहा होगा उस समय। तो ट्रांसनेशनल ग्रिड वुड अलाउ कंट्रीज टू सोर्स सोलर पावर फ्रॉम रीजन्स वेयर इट इज़ डे टाइम टू मीट द ग्रीन एनर्जी डिमांड्स। तो यहाँ पर बेसिकली ग्रिड बना दी जाएगी। इंडिया ने 2018 में ही प्रपोज किया था कि एक ऐसी ग्रिड होनी चाहिए जहाँ से हम सोलर एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हों। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सोल्यूशन है अगर हम यहाँ पर फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यूएस का यही कहना है, ये हमारी अगर मॉनेटरी पॉलिसी कुछ होती है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, अब यूएस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी। अब यूएस का यही कहना है जो भी इन्फ्लेशन है वो ट्रांजिटरी है और उसके लिए इनको जो रेट्स हैं वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पर ये अकोमोडेटेड पॉलिसी ही रखने वाले हैं आगे भी। जो फेसबुक है वो अपना फेस रिकॉग्निशन के एल्गोरिथम बंद कर रहा है, सॉफ्टवेयर बंद कर रहा है, बेसिक एल्गोरिथम बंद नहीं कर रहा है। तो न्यूली रीब्रांडेड इंटरनेट, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम मेटा रख दिया है और इन्होंने ये प्लान किया है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक पे सब लोग टैग कर लेते थे, तो वो सारा सिस्टम अब बंद हो जाएगा। तो द फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाइड पीपल एंड पिक्चर्स अपलोडेड ऑन फेसबुक एंड सजेस्टेड यूजर्स टू टैग दीज पीपल इन द फोटोज। तो अब ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये, जो डीप फेस सिस्टम है इनका एडवांस एल्गोरिथम, वो अभी तक एलिमिनेट नहीं किया गया। तो डीप फेस एलिमिनेट नहीं किया गया, लेकिन ये जो फेसबुक, ये जो फेस रिकॉग्निशन वाला एफबी का, ये लोग ये चीज़ बंद कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर वाइट गुड्स सेक्टर की बात की गई, तो वाइट गुड्स वो होते हैं जो हैवी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, जैसे कि फ्रिज, टीवी, जो मोस्टली पहले वाइट कलर्स में आते थे, तो उनको ही यहाँ पर वाइट गुड्स सेक्टर बोला जाता है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। आज शायद स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे, तो मैं अभी पूछ लेती हूँ। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ एन इनिशिएटिव डिसाइडेड बाय इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया टू अचीव सप्लाई चेन रेजिलियंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सेकंड स्टेटमेंट है, द आइडिया इज टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन चाइना फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2। सेकंड क्वेश्चन है वंदन स्कीम के बारे में। तो वंदन स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड ट्राइफेड। सेकंड ऑप्शन है, इट सीक्स टू improve tribal income through value addition of tribal products. Third option है, the aggregation of tribal produce would be done by SHG, self help groups. तो which of the above statements is or are correct? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। अब पॉज करके यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, मैं इसके आंसर्स दे देती हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है उसका होगा बोथ 1 and 2। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो है वो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही है, ताकि जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम हो सके। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि वंदन जो स्कीम है वो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड का, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का। बाकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।